एक छोटे से गांव नूरपुर में दो भाई रहते थे। उनमें से बड़ा भाई रहमत अंधा था। उसे बचपन से ही दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह ज्यादातर घर में ही रहता था। आंखों से अंधा होने के बावजूद वह बहुत बुद्धिमान और समझदार था। जीवन के अनुभवों ने उसे वह समझ दे दी थी जो आम लोगों के पास नहीं होती। वह चीजों को महसूस करके पहचान लेता, जैसे किसी के पास आंखें हों। छोटा भाई सलीम खेती बाड़ी करता था, मगर अक्सर जानवर आकर उसकी फसलों को बर्बाद कर देते। सलीम ने कई तरीके आजमाए, मगर हर बार नाकाम रहा। कोई ना कोई जानवर आकर फसल उजाड़ देता। आखिर एक दिन उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा क्यों ना बड़ा भाई रहमत की मदद ली जाए। उसने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और रहमत को वहां बिठा दिया। उसने कहा, भाई, अगर तुम्हें किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो जोर से आवाज देना। जानवर डरकर भाग जाएगा और हमारी फसल बच जाएगी। रहमत ने हामी भर ली और उसी दिन से वो खेत में रहने लगा। जब भी उसे किसी जानवर की आहट महसूस होती, वो जोर जोर से आवाज लगाता। जानवर डरकर भाग जाते और रहमत फिर झोपड़ी में जाकर बैठ जाता। कई दिन यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन एक हिरन खेतों में दौड़ता हुआ आया और बाड़ तोड़कर गुजर गया। उसके पीछे पीछे बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार करते हुए वहां पहुंचा। बादशाह ने रहमत को देखा और पूछा, ए भाई, क्या तुमने यहां से कोई जानवर गुजरते देखा है? रहमत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, मैं तो अंधा हूं, देख नहीं सकता, मगर जो हिरन यहां से गुजरा है वो आपके शिकार के लायक नहीं। मेरा मशवरा है कि आप अपना वक्त जाया न करें। बादशाह हैरान रह गया। वो सोचने लगा, ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि मैं हिरन का पीछा कर रहा था? उसने कहा, एक तरफ तुम कहते हो तुम्हें दिखाई नहीं देता और दूसरी तरफ तुम जानवर की पहचान भी बता रहे हो। आखिर तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? रहमत ने नरमी से कहा, हुजूर, जिसे आप हिरन समझ रहे हैं वो दरअसल मादा हिरन है और वो गर्भवती है। आप जैसे इंसाफ पसंद बादशाह के लिए मुनासिब नहीं कि वह एक होने वाली मां का शिकार करे, इसलिए मैंने अर्ज किया कि वो आपके लायक नहीं। बेहतर है कि आप अपना वक्त बचाएं और किसी दूसरे शिकार की तलाश करें। यह सुनकर बादशाह और हैरान रह गया। वो सोचने लगा, ये अंधा व्यक्ति तो बज़ाहिर कुछ नहीं देख सकता, मगर इसकी बसीरत आम लोगों से कहीं ज्यादा है। बादशाह हैरान था कि आखिर इस अंधे आदमी को कैसे मालूम हुआ कि वो हिरनी हामिला है। उसने फौरन अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा, मैं इस जानवर को जिंदा देखना चाहता हूं। अगर ये अंधा आदमी इतने यकीन से कह रहा है तो मैं उसकी बात की हकीकत जरूर जांचूंगा। अगर वाकई वो हिरनी हामिला हुई तो वो हमारे शिकार के लायक नहीं। सिपाही ने इजाजत ली, घोड़े पर सवार हुआ और हिरनी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वह हिरनी एक दरख्त के नीचे रुकी हुई थी। सांस फूल चुकी थी और उसके पेट से साफ जाहिर था कि वो हामिला है। यह देखकर सिपाही हैरान रह गया। वो फौरन वापस आया और बादशाह से अर्ज किया, हुजूर, इस अंधे आदमी ने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। वो वाकई हामिला हिरनी है। यह सुनकर बादशाह शशतर रह गया। वो सोच में पड़ गया कि आखिर एक अंधा आदमी को इतनी बारीक बात कैसे मालूम हो सकती है। उसने फैसला किया कि वह इस भेद को जरूर जानेगा। बादशाह ने रहमत से कहा, देखो भाई, मुझे यकीन नहीं कि तुम वाकई अंधे हो या नहीं, मगर मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? रहमत ने आजिजी से जवाब दिया, जनाब, आप जो चाहे पूछें, मैं सच सच बताऊंगा। बादशाह ने कहा, एक तरफ तुम कहते हो कि तुम नाबीना हो और दूसरी तरफ तुमने ये भी बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा था वो हामिला हिरनी है। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? यहां तो बहुत से जानवर आते होंगे। रहमत ने जवाब दिया, हुजूर, जब वह हिरनी मेरे खेतों में आई तो उसके दौड़ने की रफ्तार और कदमों की आहट से मैं समझ गया कि वो नर नहीं मादा है। मेरे खेत की बाड़ ऊंची नहीं है। अगर वो हिरन होता तो आसानी से उछल कर निकल जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि बाड़ तोड़कर भागी। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो हामिला है और अपने पेट में पल रहे बच्चे की हिफाजत के लिए उसने छलांग नहीं लगाई। बादशाह ने दोबारा पूछा, और तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि वो हिरनी थी, कोई दूसरा जानवर नहीं? रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, जनाब, मैं सुबह से शाम तक यहीं बैठा रहता हूं।
सच है कि अल्लाह ने मुझे बिनाई नहीं दी, मगर उसने इसके बदले में मुझे अक्ल और सुनने व महसूस करने की जबरदस्त कुव्वत अता की है। मैं कदमों की आहट, सांस की रफ्तार और हरकत के अंदाज से पहचान लेता हूं कि कौन सा जानवर आया है। फिर मैं उसी हिसाब से आवाज देता हूं ताकि वह भाग जाए और मेरी फसल महफूज रहे। उसकी बातें सुनकर बादशाह ने सोचा, ये नौजवान बजाहिर अंधा है, मगर उसकी अक्ल और समझ आम आदमी से कहीं ज्यादा है। ये सोचकर बादशाह ने फैसला किया कि इतना फहमीदा और दाना आदमी उसके दरबार में होना चाहिए। उसने रहमत को अपने साथ महल ले जाने का हुक्म दिया। महल पहुंचकर बादशाह ने कहा, देखो नौजवान, सबसे पहले अपना नाम बताओ और अपने बारे में कुछ कहो। रहमत ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया, जनाब, मेरा नाम रहमत है और सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। उसके बाद रहमत ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। रहमत ने बादशाह को अपनी जिंदगी की सारी हकीकत सादगी से बता दी। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, रहमत, तुम जैसे अक्लमंद और दूरंदेश आदमी की मैं बहुत कदर करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम आज से मेरे महल में रहो। मैं तुम्हें अपने दरबार में मुलाजिम रखना चाहता हूं। अगले दिन बादशाह ने रहमत को अपने पास बुलाया और कहा, रहमत, तुम बहुत जहीन और फहमीदा आदमी हो। तुम्हें बातों की गहराई फौरन समझ आ जाती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम बता सकते हो कि मैं अपने वालिदैन की हकीकी औलाद हूं या किसी और की? रहमत ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा, जनाब, आपको इस बात से क्या गुरज होनी चाहिए? आप सल्तनत के बादशाह हैं। बेहतर है कि यह सवाल दिल से निकाल दे। बादशाह ने संजीदगी से कहा, नहीं, यह सवाल बरसों से मेरे दिल में है और मैं इसका जवाब जरूर जानना चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरी वालिदा से मिलने की जरूरत हो तो मैं इंतजाम कर देता हूं। मेरे वालिद तो दुनिया से जा चुके हैं। रहमत ने कहा, जनाब, मुझे आपकी वालिदा से मिलने की जरूरत नहीं। मैं अभी बता सकता हूं कि आप किसके फर्जंद हैं, लेकिन पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे जवाब पर नाराज नहीं होंगे। बादशाह ने कहा, मैं वादा करता हूं, जो भी तुम कहोगे उस पर गुस्सा नहीं करूंगा। रहमत ने आहिस्ता से कहा, जनाब, असल बात यह है कि आप एक कंजूस ताजिर की औलाद हैं और उसकी कंजूसी की आदत आप में भी मुंतकिल हो गई है। यह सुनते ही बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से में तलवार खींच ली और सीधा अपनी वालिदा के पास जा पहुंचा। गुस्से में बोला, मां, सच बताओ, क्या मैं वाकई अपने वालिद का बेटा हूं? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मलिका ने कांपते हुए कहा, बेटा, बात दरअसल यह है कि तुम हमारे अपने नहीं हो। हमें औलाद नसीब नहीं थी। मैं और तुम्हारे वालिद तुम्हें एक ताजिर के घर से लेकर आए थे और तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला। वो ताजिर तुम्हारे वालिद के करीबी दोस्त थे, लेकिन वो बहुत कंजूस आदमी थे। एक हादसे में उनका घर जल गया, पूरा खानदान खत्म हो गया, बस तुम जिंदा बचे थे। तुम बहुत छोटे थे और हमने तुम्हें अपना लिया। हमने तुम्हें हमेशा अपनी औलाद से बढ़कर चाहा, लेकिन यह सच है कि तुम हमारा खून नहीं हो। यह सुनकर बादशाह खामोश खड़ा रह गया। उसके दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। फिर वह महल से वापस रहमत के पास आया और बोला, रहमत, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मेरे वालिद एक कंजूस ताजिर थे? रहमत ने नरमी से कहा, जनाब, अगर आप वाकई एक बादशाह की औलाद होते तो जितने सवाल आपने मुझसे किए उनके दुरुस्त जवाब सुनकर अब तक आपने मुझे इनाम व इकराम से नवाज दिया होता, लेकिन आपने एक सिक्का तक देने की जहमत नहीं की। यही आपके असल नस्ब की पहचान थी। रहमत ने समझ गया था कि आप किसी कंजूस ताजिर की औलाद हैं, न कि किसी बादशाह की। बादशाह ने यह बात सुनी तो शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो बोला, रहमत, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज से मैं अपनी ये कंजूसी की आदत हमेशा के लिए छोड़ देता हूं। ये कहकर बादशाह ने सोने की अशरफियों से भरी एक थैली रहमत के हाथ में दे दी और कहा, रहमत, मुझे यकीन है कि जो कुछ आज हमारे दरमियान बात हुई है वो तुम अपने सीने में ही महफूज रखोगे। रहमत ने आजिजी से जवाब दिया, जनाब, मुझे अपने वालिदैन की रूह की कसम है, ये राज हमेशा मेरे दिल में दफन रहेगा। बादशाह खुश होकर बोला, रहमत, आज से तुम मेरे खास लोगों में से हो, मगर एक अहम बात जाननी है। कुछ दिनों से मुझे शक है कि मेरे दरबार में कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है।
क्या तुम अपनी अक्ल और हिस्से से ये जांच सकते हो कि हकीकत क्या है? रहमत ने सोचकर कहा, जनाब, ये मामला बहुत नाजुक है, मगर अगर आप इजाजत दे तो मैं दरबार के सभी वजीरों और अमीरों से मुलाकात करके अंदाजा लगा सकता हूं कि कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही। बादशाह ने कहा, ठीक है रहमत, मैं तुम्हें कल अपने साथ दरबार ले चलूंगा। अगर तुमने सच्चाई मालूम कर ली तो तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अगले दिन बादशाह रहमत को अपने साथ दरबार ले आया। दरबार में सभी वजीर, मशीर और अमीर जमा थे। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, आज से रहमत हमारे दरबार का एक हिस्सा होगा। सब लोग हैरान रह गए कि बादशाह एक नाबीना आदमी को दरबारी क्यों बना रहा है, मगर बादशाह खामोश था। रहमत भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वो सबकी आवाजें, लहजे और बातों का अंदाज बड़े गौर से सुन रहा था। फिर बादशाह ने दरबार की कार्रवाई शुरू की। उसने वजीरों से रियासत के मामलात पर सवाल किए। हर वजीर ने तफसील से जवाब दिया। रहमत खामोश बैठा सब कुछ सुन रहा था। जब दरबार खत्म हुआ तो बादशाह ने रहमत को अकेले एक कमरे में बुलाया। वहां रहमत ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, वजीर सजाद की हरकतें मामूल से हटकर है। जब वो आपसे बात करता है तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट होती है। वह बार बार अपनी बात बदल देता है और जो जवाब देता है वो हमेशा मुकम्मल नहीं होता। उसकी यह आदत इसलिए है कि अगर वह बात बार बार दोहराए तो झूठ भी सच लगने लगता है। इसीलिए मेरा मशवरा है कि वजीर सजाद की खुफिया जांच की जाए। वह यकीनी तौर पर आपके लिए खतरा हो सकता है। बादशाह ने फौरन अपने सबसे काबिल एतबार सिपह सालार को बुलाकर कहा, सजाद पर खुफिया निगरानी रखी जाए। सुबह से शाम तक ये मालूम किया जाए कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कौन कौन उसके साथ राब्ते में है। ये सारी मालूमात मुझे फराहम की जाए। सिपह सालार ने चंद खास जासूसों को तैनात किया जो वजीर के पीछे लग गए। चंद दिनों बाद सिपह सालार ने रिपोर्ट पेश की, महारब पनाह, वजीर सजाद वाकई एक साजिश कर रहा है। वह पड़ोसी दुश्मन बादशाह के साथ मिलकर आपके खिलाफ जंग की तैयारी में मसरूफ है। उसने सरहदों पर फौज की निगरानी कम करवा दी है और कुछ दरबारियों को अपने साथ मिला लिया है ताकि आपके खिलाफ बगावत की जा सके। ये खबर सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उसने रहमत से कहा, तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन मैं अभी भी यकीन से नहीं कह सकता कि वह दरबारी दुश्मन के साथ मिला हुआ है या नहीं। रहमत ने नरमी से कहा, महाराज, अगर इजाजत हो तो एक चाल चलने की तजवीज है। मैं ऐसी तदबीर कर सकता हूं कि अगर वजीर वाकई गद्दार हुआ तो वो खुद अपने हाथों से अपना पर्दा फाश कर देगा। बादशाह ने दिलचस्पी से पूछा, कैसी तदबीर? रहमत मुस्कुराया, कल के दरबार में आप ऐलान करें कि आप रियासत के सबसे काबिल और ईमानदार वजीर को राज खजाने की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। अगर सजाद वाकई वफादार है तो खुश होगा, लेकिन अगर वह दगाबाज है तो उसके चेहरे से सब कुछ अयान हो जाएगा। बादशाह ने रजामंदी में सर हिलाया। अगले दिन दरबार लगा। सब वजीर और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। बादशाह ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैंने फैसला किया है कि आज से खजाने की निगरानी हमारे सबसे ईमानदार और अक्लमंद वजीर को दी जाएगी। यह सुनते ही वजीर सजाद का चेहरा जर्द पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो जल्दी से बोला, महाराज, ये जिम्मेदारी मुझे क्यों नहीं दी जा रही? मैं तो हमेशा से आपका वफादार रहा हूं। रहमत ने चुपचाप उसकी बौखलाहट सुनी, फिर आहिस्ता से बादशाह से कहा, महाराज, अब आपके शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही। जो शख्स सच्चा होता है वो अपनी दियानतदारी के लिए इतना बेचैन नहीं होता। बादशाह ने सिपह सालार को इशारा किया, सजाद को गिरफ्तार करो। सिपाहियों ने फौरन आगे बढ़कर वजीर को पकड़ लिया। उसके थैले से दुश्मन रियासत के खतूत और सोने के सिक्के बरामद हुए। बादशाह ने इत्मीनान का सांस लिया और रहमत से कहा, तुमने न सिर्फ मेरी आंखें खोल दी हैं, बल्कि मेरी रियासत को एक बड़े गद्दार से बचा लिया है। आज से तुम सिर्फ मेरे मशीर नहीं, मेरे भाई की तरह हो। रहमत ने सर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ वो सुनता हूं जो दूसरे नहीं सुन पाते, लेकिन असल अक्ल वही है जो इंसाफ के साथ इस्तेमाल हो। बादशाह ने खुश होकर हुक्म दिया कि रहमत को सोने की एक और थैली और इज्जत व मर्तबा दिया जाए।
यूं एक नाबीना मगर अक्लमंद शख्स ने न सिर्फ बादशाह का भरोसा जीता बल्कि पूरी रियासत को तबाही से बचा लिया। फिर एक दिन एक सौदागर अपना घोड़ा बेचने आया। बादशाह ने घोड़े के सौदागर की बात सुनी, फिर नौकर को हुक्म दिया कि फौरन रहमत को बुलाया जाए। कुछ देर बाद रहमत आया तो बादशाह ने कहा, रहमत, ये ताजिर एक अरबी नस्ल का घोड़ा बेचने आया है। यह दावा करता है कि दुनिया में उसके बराबर कोई घोड़ा नहीं, लेकिन उसकी कीमत 20,000 अशरफिया है। तुम्हारी क्या राय है? क्या मुझे ये घोड़ा खरीदना चाहिए? रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, जहां पनाह, मैं अलबत्ता अंधा हूं, मगर मेरी सुनाई बहुत तेज है। अगर इजाजत हो तो इस घोड़े को जरा करीब लाया जाए ताकि मैं उसकी टापों की आवाज से अंदाजा लगा सकूं कि ये कैसा है। बादशाह ने इशारा किया और घोड़े को रहमत के करीब लाया गया। रहमत ने अपने कानों को जरा सा झुकाया और बोला, जहां पनाह, इस घोड़े की टापों में जो गूंज है वो किसी असली अरबी नस्ल के घोड़े की नहीं। उसके सांस लेने का अंदाज भी कमजोर है। मेरे ख्याल में ये घोड़ा बीमार है या फिर बहुत ज्यादा थकाया गया है। उसकी कीमत 1 अशरफी भी ज्यादा है। यह सुनकर सौदागर का रंग उड़ गया, मगर वह जल्द संभल कर बोला, ये आदमी अंधा है, उसे घोड़ों का क्या इल्म? ये तो झूठ बोल रहा है। बादशाह ने खामोशी से सिपाहियों को इशारा किया कि घोड़े को महल के अस्तबल में ले जाया जाए और शाही तबीब से उसका मुआयना करवाया जाए। कुछ ही देर बाद तबीब वापस आया और कहा, जहां पनाह, रहमत बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। ये घोड़ा दरअसल अंदर से बीमार है। उसे दौड़ाने पर यह किसी भी वक्त गिर सकता है। यह सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, झूठ बोलने की जुर्रत कैसे की तूने? और सौदागर को कैद करने का हुक्म दे दिया। फिर रहमत की तरह मुतवज्जह होकर कहा, रहमत, तुम वाकई मेरे लिए खुदा का इनाम हो। तुम्हारी दानाई ने एक बार फिर मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया। रहमत ने आजिजी से जवाब दिया, जहां पनाह, ये सब आपके एतबार का नतीजा है। मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। उसके बाद बादशाह ने रहमत को मुजद इज्जत दी और उसे दरबार में खास मशीर के ओहदे पर फाइज कर दिया। अब बादशाह कोई भी फैसला करने से पहले रहमत की राय जरूर लेता।